गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रिजल्ट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम लोग फ्रांस की क्रांति के अगले चरण के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर क्या कारण था कि फ्रांस की क्रांति हो गई। तो आपने देखा बूबो राजवंश के राजा लुई 16 राजगद्दी पर बैठता है और उसकी शादी ऑस्ट्रिया की रानी एंतोइने से शादी कर लिया और सोचा कि संपत्तियां बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति अपने ही देश में खर्च करने का निर्णय लिया। फ्रांस को देने से इनकार कर दिया। भले हमारी लड़की की शादी हो गई, लेकिन हम आपको चाहे पूरी संपत्ति दे दें तो हम एक कर्जा चुकता करने के लिए अपनी संपत्ति नहीं देंगे। इनकार हो जाता है। चलिए समझते हैं कि फ्रांस की उस समय की जो व्यवस्था थी, फ्रांसीसी समाज, उस समय का समाज कैसा था। फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का सामंती व्यवस्था कैसी व्यवस्था? सामंती व्यवस्था पर आधारित है। यह जो फ्रांसीसी व्यवस्था है वह मध्यकालीन की सामंती व्यवस्था पर आधारित है। इसमें कुछ स्टेटस के लोगों को ही स्टेटस में डिवाइड किया गया था कि इतने स्टेट्स के इस तरह से नीचे क्राइटेरिया चलता जाएगा। ऊपर कौन होगा? तो एक होता है प्रथम स्टेट। इसमें क्या आते हैं? इसमें पादरी आते हैं। इसमें कौन आता है? पादरी आते हैं। पादरी जो चर्च के धर्मगुरु होते हैं वही लोग। तो ये प्रथम स्टेट्स के लोग हैं। इनका स्टेटस हाई लेवल में, एकदम ऊपर वाले लेवल के हैं। अब द्वितीय स्टेटस में क्या आते हैं? तो कुलीन वर्ग आता है। कौन से लोग आते हैं? कुलीन वर्ग आता है। ठीक है। तो द्वितीय में कुलीन वर्ग के लोग आते हैं। कुलीन वर्ग, पादरी, कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट, 3 भाग में डिवाइड था। तृतीय स्टेट्स। तो 3 तरह के स्टेटस को दिखाया गया कि इसमें भाई 3 तरह के स्टेटस होते हैं, जिसमें प्रथम पादरी, द्वितीय कुलीन वर्ग और तृतीय वाले में इसमें भी 3 कैटेगरियां आती हैं। इसमें भी 3 कैटेगरी आती है आपकी। तीन कैटेगरी आती है। इनको इधर दिखा दे रहे हैं। इसमें 3 कैटेगरी आती है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें भी जो फर्स्ट कैटेगरी होती है, इसमें बड़े व्यापारी, जो वहाँ के बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े व्यापारी आते हैं। और कौन से लोग आते हैं? तो बड़े व्यवसायी आते हैं। बड़े व्यवसायी, बड़े व्यवसायी लोग आते हैं।
अदालती जो कार्यवाही करते हैं, जो अदालत से जुड़े लोग होते हैं, वह लोग भी इसी में आते हैं। अदालती कार्यवाही, अदालती कार्यवाही में भाग लेने वाले लोग, वकील आते हैं, ठीक है, वकील पेशे वाले आते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, ठीक है, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, कर्मचारी हो गए, ये सब इसी में आते हैं। कर्मचारी, ये सब इसी में आते हैं, तृतीय स्टेटस में रहते हैं, लेकिन उसमें फर्स्ट नंबर पे ऊपर वाले में आ जाते हैं। दूसरा में क्या आते हैं? तो दूसरे में आते हैं किसान और कारीगर। सोचो समाज कैसा बटा था। किसान और कारीगर, सबकी अलग अलग पावर है अपनी। आज ने हम कहते हैं समानता है, स्वतंत्रता है, झट से बोल दिए, लेकिन इसका भी एक अपना लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। आप जिस समानता की मांग कर रहे हैं उसकी एक नींव है, धीरे धीरे डेवलप होकर के यहाँ तक आई है, तो उसी को समझ लें। किसान और कारीगर है। इसके बाद छोटे किसान, थर्ड स्टेज में, ये दूसरा इसमें का, और ये थर्ड वाला पार्ट है इसमें, ये सब तीसरे में ही आते हैं। छोटे किसान, भूमिहीन, जिनके पास किसी प्रकार की कोई भूमि नहीं है, भूमिहीन, मजदूर, ठीक है, भूमिहीन मजदूर हो गए, और उनकी जो सेवा, राजाओं की सेवा करें, नौकर, जो उनको सेवा देते हैं, नौकर, ये सब थर्ड स्टेट में आते हैं। इनका स्टेटस थर्ड लेवल का, और थर्ड में भी थर्ड लेवल का होता है इनका। और अब सिस्टम को समझिए। किसी भी चीज़ को देखना है तो सबसे पहले भूमि देखना पड़ेगा। ज़मीन किसकी ज़्यादा मजबूत है? जिसका जूता जितना ज़्यादा मजबूत होगा वह रेस उतनी तेज लगाएगा और उतने दूर लगा सकता है, लेकिन जिसका जूता पैर जितना कमज़ोर होगा वह रेस ज़्यादा दूर तक नहीं लगा सकता, छाले पड़ जाएगा, लड़खड़ा के गिर जाएगा, उससे आगे और कुछ नहीं हो सकता। और लेकिन इतना तक तो ठीक है। अब समझते हैं कि आखिर भैया जब ये कर्ज में पड़ गया तो क्या होगा? तो कर लेता है, टैक्स लेता है, बिना टैक्स के एक काम नहीं कर सकता। कोई भी सिस्टम बिना टैक्स के नहीं चल सकता। तो उसको पढ़ने से पहले हमको पूरा जानना होगा कि भाई कौन टैक्स दे सकता है, कौन टैक्स नहीं दे सकता है। तो उससे पहले भूमि पे बात कर लेते हैं कि आखिर भूमि किसके पास है, कितना है, क्यों है, ठीक है। तो देश में 90% किसान है। फ्रांस जो है, फ्रांस में 90% किसान है, 90% किसान है, 90% में किसान है। यहाँ किसान 90% किसान है, बाकी अन्य लोग 10% हैं। इसी में पादरी भी हैं, कुलीन भी हैं, ठीक है। और ये लोग बड़े व्यापारी, बड़े व्यवसायी, अदालती कार्यवाही करने वाले वकील, डॉक्टर लोग 10% में आते हैं। ये सिस्टम है। अब भूमि का क्या सिस्टम है? ये जनसंख्या का सिस्टम है। जनसंख्या, ये जनसंख्या का सिस्टम है यहाँ का कि भाई 90% जनसंख्या किसान है, 10% अन्य लोग हैं। भूमि की बात देख लिया जाए तो भूमि जो है 10% वालों के पास 60% है। भूमि जो है 60% इन्हीं लोगों के पास है। किनको किनको मिलाकर? कुलीन वर्ग, पादरी
और तीसरे एसेट के फर्स्ट स्टेप वाले लोग जो हैं, जो बड़े व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, कार्यवाहक हैं, कर्मचारी हैं, इनको मिला करके 60% भूमि इन्हीं के पास। बाकी बच गए किसान, कारीगर, इसमें से जो बड़े लेवल पे हैं उनके पास है। भूमिहीन भी नीचे हैं। तो 10%, यानी अगर रेशियो देखा जाए तो 40% भूमि पर 90% किसान और 60% भूमि पर 10% उच्च लेवल के व्यक्ति। यही तो है। कुछ लोग सोचते हैं कि जनसंख्या बढ़ा के हम अमीर हो जाएंगे, हमारा स्टेटस ऊपर चला जाएगा। नहीं, जितने ज़्यादा आप पब्लिक बढ़ाएंगे आपका संतुलन बिगड़ेगा और भूमि कम हो जाएगी। तो 10% लोगों के पास 60% भूमि और 40% भूमि पर 90% लोग निवास कर रहे हैं। भाई क्या अजीब बात है। चलिए आगे देखते हैं। यह वाला जो वर्ग है, पादरी, कुलीन वर्ग, और इसमें का फर्स्ट स्टेप वाला, स्टेज वाला, ठीक है। इसमें का भी जो फर्स्ट स्टेप वाला, जो बड़े हैं, जो अदालती कार्रवाई देखते हैं, इन तीनों के पास अपना विशेष अधिकार है। मतलब जनरल तो यही है, जनरल तो है ही, लेकिन हम जनरल के साथ साथ विशिष्ट भी हैं। और वो विशिष्टता किसके आधार पे है? जन्म के आधार पे। विशेषाधिकार प्राप्त है इनको। विशेषाधिकार प्राप्त है मतलब सामान्य तो है ही है, सामान्य के साथ साथ विशिष्ट भी हैं, और हमको विशेषाधिकार प्राप्त है वो भी जन्म से। पादरी वही बन सकता है जिसके पिताजी पादरी हो, ठीक है। राजा का लड़का ही राजा होगा, पादरी का लड़का ही पादरी होगा, वकील का लड़का ही वकील होगा। ऐसा सिस्टम बनाया है। न्यायाधीश का लड़का ही न्यायाधीश होगा, जन्म के आधार पे। कितना बढ़िया टैलेंट हो कोई मतलब नहीं, जन्म के आधार पे विशेषाधिकार प्राप्त है जन्म से कि पादरी का लड़का ही पादरी होगा, राजा का लड़का ही राजा होगा, अन्य कोई राजा नहीं बन सकता। विशेषाधिकार जाने, अब कर जान लो। कर की छूट है इन तीनों को ना, पादरी हो गया, कुलीन वर्ग हो गया, और इस तीसरे स्टेज का जो बड़े लेवल के हैं, बड़े अधिकारी हैं, यह कर से मुक्ति है, कर छूट है इनके लिए। किसी प्रकार के कोई कर नहीं देंगे ये लोग। कुलीन वर्ग कर नहीं देगा, पादरी कुलीन कर नहीं देंगे। कौन देगा? तीसरे स्टेट्स की जनता देगी, लेकिन बड़े लोगों को छोड़ाकर बाकी सारे लोग कर देंगे। तीसरे स्टेट के लोग कर देंगे, टैक्स देंगे, टैक्स देंगे, लेकिन इसमें जो बड़े हैं इसको छोड़ के, जो बड़ा होता है ना इसमें का, उसको छोड़ के बाकी सभी लोग टैक्स देंगे भाई। यानी सबसे ज़्यादा टैक्स अगर किसी से वसूला जाएगा तो वह है किसान। किसानों से सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाएगा। जो न्यायाधीश है उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ऐसा सिस्टम बना है। आगे चलते हैं। और कुलीन वर्ग को एक और अधिकार इसमें प्राप्त होता है, इस टैक्स को वसूलने का। सामंती व्यवस्था में कर वसूलने की जिम्मेदारी है इसकी। कर वसूलेगा ये, कर वसूलेगा। सामंती व्यवस्था में कुलीन वर्ग कर को वसूलेगा, टैक्स को वसूलेगा। अब उसकी इच्छा है कि वह टैक्स किस हिसाब से लेगा। यही तो है संतुलन बनाना।
जिसके पास शक्ति होगी, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और प्रशासनिक शक्ति, वही संतुलन बना सकता है। तो राजा को बीच में रखा गया ताकि वो पूरे सिस्टम को संतुलन में ला सके। और इसीलिए सामंती व्यवस्था में इसको दे दिया गया कि आप ही कर वसूलेंगे। कैसे वसूलना है वो आपकी जिम्मेदारी है। आपके ऊपर एक बैठा है पादरी। चलिए अब टैक्स का रूप देखते हैं, कैसा कैसा टैक्स है, कैसा कैसा टैक्स लगा रहे हैं भाई। चलिए, एक धार्मिक टैक्स होता है। धार्मिक टैक्स, यदि चर्च का है ना तो चर्च का टैक्स लगेगा। पादरी जी टैक्स लेंगे। अब जो पादरी है इसमें का वो टैक्स लेगा। चर्च का टैक्स लगेगा, कर लगेगा। किस रूप में है? धार्मिक कर है। कैसा कर है? धार्मिक। इसीलिए ना सारे रिलीजन चाहते हैं कि हमारे ही धर्म के ज़्यादा लोग हों। तो चर्च में उसी समय व्यवस्था चल रही है कि जितने ज़्यादा धार्मिक लोग होंगे उतना ज़्यादा टैक्स आएगा। तो यह इनको कर लेनी है। किसन का? धार्मिक कर। इसको क्या कहा जाता है? तो उस नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं टाइद। क्या कहते हैं? टाइद। जो धार्मिक कर वसूला जाता है उसको क्या कहते हैं? टाइद कहते हैं। टाइद, ठीक है। टाइद। टाइद कैसा कर है? धार्मिक कर है। ये सभी को देना है भाई, तीसरे स्टेट के सभी को देना है ये कर। और ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा? चर्च में जाएगा, पादरी के पास जाएगा। तो किसानों का एक बड़ा हिस्सा, किसानों का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक कर दे रहा है। किसानों का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक कर को दे रहा है। उसे क्या कहते हैं? टाइल। टाइद बोलते हैं, टाइद। इसके बाद कुलीन वर्ग के लिए राज्य का टैक्स, राज्य टैक्स, राज्य कर जो है, टैक्स जो है, यह अलग से देना है जिसको टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइल, ठीक है। यह राज्य के लिए कर है जो कुलीन वर्ग पे पास जाएगा। यह भी किसानों को देना है, ठीक है। टाइल बोलते हैं इसको, टाइल। टाइल, टाइल भी देना है और टाइद भी देना है। एक चर्च के लिए धर्म को नाम पे देना है और एक रहने के नाम पे कि हम इस राज्य के निवासी हैं तो हमें अपने राज्य का विकास करना है तो इसके नाम पे टैक्स देंगे। और क्या है समझना इसमें? ये जो टाई देंगे ये प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष है। और कई अप्रत्यक्ष कर भी देना है। ये तो देना ही देना है, लेकिन और कई अप्रत्यक्ष कर भी देना है। जैसे तंबाकू हो गया, तंबाकू प्लस नमक, इनको अप्रत्यक्ष कर में रखा गया था। इनको भी वसूला जाता है। नमक पे भी है, तंबाकू पे भी है। यह स्थिति है। अब सिस्टम को समझा जाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा जन्म के आधार पे बांटा गया सिस्टम है। अब किसी को सोचो कि अगर यहाँ का कोई व्यक्ति है और इसको पादरी बनना है तो नहीं बन सकता, क्योंकि जन्म से है। यहाँ से वो घसीटते घसीटते भी नहीं पहुँच सकता। पहुँच भी गया तो हटा देंगे कि चलो हटो, तुम्हारा जन्म स्कूल में नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म स्कूल में नहीं हुआ है, तुम राजा नहीं बन सकते।
तो जीने के बहुत सारे संघर्ष यहाँ होते रहते हैं। तो चीज़ें आपको समझ में आई कि जन्म के आधार पे है और यहाँ से कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। हम सबकी अपनी अपनी क्राइटेरिया है, वो भी जन्म से। तो जन्म के आधार पे ये सिस्टम बना है। तो फ्रांसीसी समाज मध्यवर्ती सामंती व्यवस्था, तो ऐसी सामंती व्यवस्था होती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद। ये आपको टॉपिक समझ में आया, जो ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।